अच्छा, सीबीआई ईडी सरकार के पास है, इलेक्शन कमीशन जब सरकार आप कहते हैं चलेगी, आपको लगता है कि जुडिशरी जो है इस वक्त वो फेयर है? जुडिशरी पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही है कि जुडिशरी का जो सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए, और जुडिशरी के ऊपर जो लोगों का विश्वास है वो विश्वास डिगना नहीं चाहिए। जुडिशरी निष्पक्ष है, लेकिन निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। तो जो एक ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर जो जुडिशरी को लेकर थोड़ी सी मुसलमान के लिए क्यों कह रहे हैं आप? मैं उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। इस सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। क्या वांगचुक मुसलमान है? मैं इसी में उस पर आ रहा हूँ, उस पर भी आऊँगा। वांगचुक मुसलमान है? मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिस तरह के कुछ अगर फैसलों की मैं बात करूँ तो ये कहा जाता है कि जुडिशरी ने आँख बंद करके फैसले दे दिए। मैंने अभी एक बात के अंदर सब कर दिया जी कि निष्पक्ष होना ही जरूरी नहीं है, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। दिखना ज़रूरी है। अभी एक मामला हुआ उमर खालिद का, आपके बयानात भी आए, वांगचुक का भी नाम, वांगचुक का भी, हाँ ऑब्वियसली वांगचुक का भी नाम है, तो बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में बंद है। मैंने कहा ना कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। सेम डे 2 डिसीजन, बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल नियम है, ना देना अपवाद। तो ये अपवाद है या कुछ देखिए ना, पॉलिटिकल आप ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है और 1 साल के लिए भी आप अपील भी नहीं कर सकते। तो ये मैंने कहा ना कि ये तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन सुप्रीम कोर्ट को करना है। इंडिया अलायंस पेपर पे है या वाकई है? अभी मैं तो कांग्रेस में हूँ साहब, मुझे तो कांग्रेस का पता है। आप बड़ी पार्टी अलायंस में? मैं तो कांग्रेस में हूँ, मुझे कांग्रेस का पता है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। मुझे जो पार्टी आदेश देगी वो करूँगा, उसके अलावा मैं करता नहीं कुछ भी। पर अब क्या लग रहा है अलायंस? मुझे कुछ लगने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ। क्योंकि अभी आपका बयान भी आया था कि वो होते कौन है सीट देने वाले? तो हाँ, कौन, कोई भी सीट देने वाला, हमें कौन होता है? हम भिखारी हैं क्या? हम किसी से मांगने जा रहे हैं? हम तो नहीं मांगने जा रहे हैं। किसकी तरफ था इशारा ये? किसी की भी तरफ, जो हमें सीट देने की बात करेगा उसी की तरफ कह रहा हूँ। भिखारी हैं क्या कि तुम्हारे से मांगेंगे हम? अच्छा, अगर अब 27 का इलेक्शन मान लीजिए कि कांग्रेस अकेले लड़ती है यूपी में, हम तो तैयारी कर रहे हैं जी, ये फैसला भी पार्टी का है कि अकेले लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये मेरा नहीं है। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। इलेक्शन का वक्त है और मायावती भी एक्टिव हो रही हैं, कुछ चांसेस हैं उधर? पता नहीं मुझे, अब ये उनको तय करना है कि उनको क्या करना है, ये उनको तय करना है। क्योंकि आप उस पार्टी में रहे हैं, आप मैंने उनको सलाह दी थी जी, कि लगातार पार्टी खत्म हो रही है। खत्म ही हो चुकी है लगभग। अब आप 0 पर आउट हो रहे हैं जी। अब भी अगर आपको चिंतन और मंथन नहीं है तो दलितों को तो देने का काम कांग्रेस ने ही किया ना। दलितों को तो जो भी दिया, नौकरियों में रहा हो, स्पेशल ड्राइव राजीव जी ने चलाई हो, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दे करके दिया हो, जमीनों के पट्टे दिए हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण का सपना देखा था उस सपने को पूरा किया हो, ये काम तो सब कांग्रेस ने किए। अभी क्या हो गया? अभी तो संविदा के ऊपर करके इनकी नौकरी खा रहे हैं। इनको नौकरी कोई देना नहीं चाहता। तो जब कांग्रेस आएगी तभी होगा ये मुमकिन। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कमज़ोर तबके हैं हिंदुस्तान में, उनके सवाल होते हैं और उनके जवाब उनको मिलते नहीं हैं। मैं इसलिए बार बार आपसे मुसलमानों की बात करता हूँ, क्योंकि आप हिंदुस्तान मतलब उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, दलित भी हैं, तमाम मज़ाहिब के और तमाम जाति के लोग हैं। मुसलमान हाशिए पर है, इसमें कोई शक नहीं है। किस वजह से है? बहुत सारे उसके अपने रीज़न्स हो सकते हैं, सियासी, समाजी, माशी, बहुत सारे रीज़न्स हैं। मुसलमानों को इस वक्त अपनी हालत बेहतर करने के लिए एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कांग्रेसमैन और एज ए मुस्लिम आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मुसलमान बार बार ही कहते हैं कांग्रेस कमज़ोर होगी। आप वोट नहीं दे रहे तो कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? आप वोट डालना शुरू कर दिए, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगी, आपके भी हालात बदल जाएंगे। कांग्रेस तो सबके हालात बदल देगी। जो कांग्रेस के आधार होते थे उन्हीं के अंदर टूट हुई ना, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो और तमाम बिरादरी के लोग हों जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था, उसी में टूट है ना। अगर वो सही होकर के करना शुरू कर दें फिर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। तो कांग्रेस खुल के मुसलमान के साथ क्यों नहीं होती है? खुल के और छुप के रहने की जरूरत ही नहीं है ना। खुल के और छुप कर रहने की जरूरत ही नहीं है। खुलकर और छुपने की कहाँ जरूरत आ रही है? देश के अंदर रहने वाला चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब है तो बराबर ही। देखिए, एक मसला है शिमला में संजौली मस्जिद का। जो मस्जिद का इशू उठा वो कांग्रेस के एमएलए थे। शिमला में कांग्रेस की सरकार, प्रशासन आपके हाथ में, ताकत आपके हाथ में। अच्छा, मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, पूरी मस्जिद इलीगल नहीं है। 2 फ्लोर जो ऊपर के थे वो गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे, मुसलमानों को तोड़ने के लिए तैयार हो गए।
सरकार ने इसको अपने हाथ से जाने क्यों दिया, इसको इनिशियल स्टेज बहुत पे सारी उसको चीजें क्यों मैं नहीं यहाँ- खत्म कर दिया? बहुत सारी चीजें मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मस्जिद अपनी जगह खड़ी है, बस इतना ही समझ लीजिए। लेकिन हर जुमे को मसले मस्जिद होते हैं अपनी वहाँ। जगह खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है अपनी जगह पे, लेकिन हर अपनी जगह खड़ी है, ये समझ लीजिए बस। अपनी जगह खड़ी रहेगी। इंशाल्लाह तो हर जुमे को वहाँ मसला क्यों होता है? क्यों इंशाल्लाह। बस सरकार क्यों नहीं रोक पाती है? देखिए, मैंने बता दिया ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसके ऊपर मैं बोलूंगा नहीं। और ये सवाल इसलिए भी लोग बार बार पूछते हैं क्योंकि 3 बड़े मसले हुए थे बाबरी मस्जिद इश्यूज को लेकर। जिन्होंने पूछने के वाले हैं ना जी। उन्होंने इसे रोकने में कुछ नहीं किया, वो पूछ रहे हैं। हम्म। हम रोकने वालों में हैं। बस हम इसको ज्यादा नहीं करना चाहता कि मस्जिद अपनी जगह खड़ी है। उसका देखिए, ये मेरे जहन में सवाल, चलिए आप ये सवाल चलिए मैं ही पूछता हूँ आपसे, पूछने वाले छोड़ दीजिए, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एज ए मुसलमान भी पूछ रहा हूँ सवाल। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े आयाम थे। पहला 49 में जब उसमें मूर्ति रखी गई, दूसरा जब ताला खुला, तीसरा जब मस्जिद शहीद हुई। देश के तीनों मुसलमान में ने कांग्रेस थी सरकार। तीनों ये कैसे भरोसा करे? देखिए, देश के मुसलमान ने बाबरी मस्जिद वाले मामले को एक्सेप्ट करके खत्म कर दिया। बिल्कुल। आप बार बार उसे क्यों कुरेदना चाह रहे हैं? उसको नहीं, मैं कुरेदना नहीं चाह रहा हूँ। देखिए, अभी आपने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया था ना, अप्रिशिएट दैट, हुमायूं कबीर वाला मसला हुआ, ठीक है। ये ऐसा मसला है जिसको चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई भी हो, वो उसको धीरे धीरे मुसलमानों को इमोशनली अटैच करके कोशिश करेंगे उसको इशू को उठाना। कौन कर रहा था वो? अभी हुमायूं कबीर किया है ना। कौन है हुमायूं कबीर? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आपने उसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम भी किया था जी। तो ये मसला अगर हम ये कह दें कि मुसलमान उसको भूल के आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके, कोई ना कोई उसको उठाएगा, मुसलमान कैसे उसको खत्म बता तो रहा हूं ना, मुसलमान को समझदारी अकलमंदी खुद ही दिखानी पड़ेगी ना। समझदारी तो खुद ही दिखानी पड़ेगी। हुमायूं कबीर जैसे लोगों को एक्सपोज करने का काम मुसलमान को ही करना पड़ेगा ना। जो बीजेपी का झंडा लेकर के बीजेपी का इलेक्शन लड़ रहा हो, आज उसके दिल में कहां से दर्द जाग गया बाबरी मस्जिद का, जब बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों लोगों के साथ वो झंडा लेकर के चल रहा था। आपकी कभी बात हुई हुमायूं कबीर से? मैं क्यों बात करूं ऐसे आदमी से? कई बात ही नहीं है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे आदमी से क्या बात करनी है। बंगाल में क्या आप लोगों का भी वो है, इलेक्शन बहुत बहुत करीब है। बंगाल में लड़ाई है, चल रही है, देखते हैं क्या होगा। बीजेपी एक्टिव है, ऑब्वियसली ममता बनर्जी एक्टिव है, कांग्रेस कहाँ अभी वहाँ कुछ शुरू नहीं हुआ ज़्यादा कुछ। अभी मैं बंगाल देखता नहीं, मुझे जानकारी नहीं ज़्यादा, लेकिन हम लोग पार्टी के हिसाब से जो पार्टी काम कर रही है कर रहे हैं। हम बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के हवाले से बीजेपी हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती है कि हिंदुस्तान में बहुत बांग्लादेशी मुसलमान आकर रह रहे हैं घुसपैठियों के तौर पे, और ये इल्ज़ाम लगता है सीधे सीधे ममता बनर्जी पे कि वो वहाँ से बुलाती हैं, वोट बैंक बनाती हैं। इतने साल कांग्रेस भी हुकूमत में रही है, आपको लगता है कि बांग्लादेशी कितने होंगे? केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले इसके अंदर ये बताना चाहिए कि कितने बांग्लादेशी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर सीमाएं आपके हाथ में सुरक्षित नहीं है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो नैरेटिव आप बना रहे हो बांग्लादेशी का, तो आप बताओ कितने बांग्लादेशी आपने पकड़े और कितने डिपोर्ट करे? कितने आपने पकड़ लिया और कितने डिपोर्ट कर दिए, बता दीजिए। ये तो आप बताएंगे। 11 साल हो गए आपको सरकार में बैठे हुए, कब तक ये रोते रहेंगे आप? 11 साल 12 साल कोई कम वक्त तो नहीं होता। 12 साल से आप सरकार में, आप बताओ। आप स्टेट गवर्नमेंट का अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट का तो उसमें कुछ लेना देना नहीं। सीमाएं आपके हाथ में है। आप सीधे जो केंद्रीय एजेंसीज को भेजते हो, तो यहां भी केंद्रीय एजेंसीज को भेज के जांच करा ली होती, बता दिया होता। आप नैरेटिव बनाते हो कि करोड़ों हैं, कौन ले लेगा उनको और कहां हैं वो और क्यों खिला रहे हैं हम उनको? अपने लोगों को बांग्लादेशी बताना ये भाजपाइयों की आदत हो गई। उसी से जुड़ा रहता है हमेशा। सीए एनआरसी का पूरा इशू है, मुसलमानों में खौफ है। तो सीए एनआरसी में आपने लागू किया, आसाम में लागू हुआ, कितने बांग्लादेशी हैं बताओ ना? कहाँ हैं वो बांग्लादेशी जो आपने निकाले थे? आप बताओ। अच्छा, इसी चूंकि सीए और एनआरसी के नाम पे मुसलमान हमेशा खौफ में रहते हैं। दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है वो है वक्फ का। जो अमेंडमेंट बिल है उसमें कहा जा रहा है कि अब जो आपके वक्फ की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये मुसलमान के अंदर खौफ है। खौफ नहीं, सही है। ये खौफ का क्या मतलब है? जो वक्फ कानून बना है उस कानून के अंदर मुसलमान के वक्फ को बर्बाद करने के सारे इंतजाम तो कर दिए उन्होंने। उसमें तो सारे इंतजाम कर दिए। अब हज कमेटी का चेयरमैन भी किसी स्टेट के अंदर मैं देख रहा था, वो नॉन मुस्लिम बना दिया। उसे बेचारे को हज के अरकान का पता है? हज के अंदर क्या अरकान होते हैं वो पता है उसको? जिसको ये जानकारी ना हो, बेसिक जानकारी ना हो। मैं बार बार कहता था जब जेपीसी में थे, भाई
पाकी और नापाकी एक बुनियादी चीज है। एक नॉन मुस्लिम शख्स को पाकी और नापाकी की बुनियादी चीज का पता नहीं होगा तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे वो वक्फ को जान लेगा? क्योंकि वो उसके रिलीजन नहीं है, उसका धर्म नहीं है, वो जान नहीं सकता पूरा। तो वक्फ, CA/NRC और उससे बड़ा मसला है मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी। और अभी बरेली में जो आपने देखा इशू हुआ, घर के अंदर नमाज़ पढ़ी गई। नमाज़ पढ़ना गुनाह हो गया, गिरफ्तारियां हो गई, FIR दर्ज। नमाज पढ़ना गुनाह हो गया, किसी के घर के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बंद घर में नमाज पढ़ेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। मंदिरों पर आप बुलडोजर चला दोगे, चूंकि आपके विरोध में लोग गए, उनको आप मारपीट करोगे, शंकराचार्य जी का अपमान करोगे, तो आप ये तानाशाही चला रहे हो। जो आपसे सहमत है उसके सही, और जो आपसे असहमत है उसको आप रगड़ दोगे, यही तो चल रहा है। बट ये बरेली से पहले ही बहुत सारे मसले हुए हैं। कहीं मॉल में किसी ने अकेले में नमाज़ पढ़ ली, किसी अस्पताल में अकेले में नमाज़ पढ़ ली। तो इबादत अब गुनाह की कैटेगरी में आ गया है। इबादत गुनाह की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। ये गुनाह का ये हाँ, वही हम अपनी इबादत को करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। ये संविधान को रौंदना चाहते हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, और संविधान को बदल करके ये देश के अंदर 90% बनाम 10% की लड़ाई रखना चाहते हैं। 90% लोग गुलामी करें और 10% लोग राज करें, इस सिस्टम के ऊपर ये ले जाना चाहते हैं। बट इसमें एक मसला है, मैं सबसे सवाल पर जिससे भी इंटरव्यू करती है ये सवाल मैं ज़रूर पूछता हूँ, और ये इसलिए पूछता हूँ कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरे जहन में ये सवाल रहता है, मेरे दिल में दर्द रहता है। गैर सियासी बातें हैं ये, मैं सियासतदान हूँ नहीं। पार्टी कोई भी हो, सत्ता में हो, सत्ता के बाहर हो, लेकिन जब सोसाइटी में नफ़रत बढ़ती है और जब सोसाइटी में आम लोगों के जहन में डिवीज़न, तकसीम, ये सब आ जाए, तो सरकारें चाहे कोई भी आ जाए, उस सोच को कैसे हम बदल पाएंगे फिर से? देखिए, सोच जिन्होंने पैदा की वही ख़त्म हो जाएगी। ये कोई परमानेंट कुछ भी नहीं होता, परमानेंट कुछ नहीं चलता है। हर चीज़ का एक पीक पॉइंट आता है, उसके बाद डाउनफॉल होता है। अब ये पीक पॉइंट है, इनका डाउनफॉल हो गया। जहन ही किसी का गंदा हो जाए तो कैसे ठीक करेंगे उसको? ये नहीं है सबका, सब थोड़ी ना, सबका नहीं, मतलब जितने लोग हैं। बीजेपी को कितना वोट मिल रहा है? 39%, तो 60-62% तो खिलाफ ही है ना। आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत ही अच्छा है? ये नफरत बहुत इंशाल्लाह वक्ती तौर पे है, टेम्परेरी है? ये टेम्परेरी। चलिए, हम भी यही दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे सरकार जिसकी भी हो, मुल्क में अमन रहे, गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहे। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।